अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के चैप्टर जनरल के साथ एक दफ़ा फिर ऑनलाइन मौजूद हैं और आज हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जनरल की ये प्रैक्टिस जो है यहाँ पे हम आज कंप्लीट कर लें और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि अगले लेक्चर में हम चौथा चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर लें। जनरल के बारे में जितनी लर्निंग हमारी थी वो सारे मैं आपको बता चुका। जस्ट यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है, इसके अंदर कोई न्यू कंसेप्ट्स हम डिस्कस फिलहाल नहीं कर रहे। आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 10। क्या ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप वाज़े नज़र आ रहा है कि आप तमाम स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ आ रही है? क्या आप इस क्वेश्चन को वाज़े देख सकते हैं? जी, अब आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक ट्रांजैक्शन बताई गई है। August 1 मिस्टर फ़हीम स्टार्टेड business with a cash of 1,20,000, equipment 25 and furniture 35। यहाँ पे एक आदमी ओनर हैं मिस्टर फ़हीम, जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उन्होंने 3 एसेट्स लगाए यहाँ पे। कैश, और दूसरा है इक्विपमेंट, तीसरा है फर्नीचर, और ये तमाम चीज़ें ओनर ने इन्वेस्ट की हैं, ये कैपिटल कहलाएंगी। अब आप इस पे गौर कीजिए, कैश हमारे बिजनेस को मिल रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट। सिमिलरली इक्विपमेंट हमारे बिजनेस को मिल रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट। तीसरा एसेट फर्नीचर, ये भी हमारे बिजनेस को मिल रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट सॉरी। और ओनर का शेयर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन कैपिटल इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। अगर हम इसकी अमाउंट की बात करेंगे, कैश हमें मिला 1,20,000 का, इक्विपमेंट की कॉस्ट है 25,000 और फर्नीचर की कॉस्ट है 35,000। अब यहाँ से कैपिटल का जो अमाउंट होगा दैट विल बी द सम ऑफ ऑल एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द ओनर, 35 प्लस 25 प्लस 120, अमाउंट बनता है 1,80,000। तो ओनर का जो अमाउंट होगा कैपिटल का 180। अब ये हमारी जर्नल एंट्री बन चुकी है। हम जाएंगे जर्नल में और डेबिट की पोजीशन पे 3 टाइटल्स हैं हमारे पास। पहली लाइन में कैश लिखेंगे डेबिट की पोजीशन पे, दूसरी लाइन में इक्विपमेंट लिखेंगे डेबिट की पोजीशन पे, तीसरी लाइन में फर्नीचर लिखेंगे डेबिट की पोजीशन पे, और इनके आगे रिस्पेक्टिवली डेबिट के कॉलम में इनकी अमाउंट लिख देंगे। तीसरी लाइन में थोड़ा सा इंडेंट करके गैप देके हम कैपिटल लिखेंगे और कैपिटल के आगे 1,80,000 लिख देंगे। तो ये हमारी पहली एंट्री बन गई जनरल के हिसाब से। सेकेंड ट्रांजैक्शन आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद। अब इसमें ये कह रहे हैं कि डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक का मतलब हमने अपने बैंक में कैश डिपॉजिट किया है। हमेशा बैंक में कैश डिपॉजिट होता है, तो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट।
और आपका कैश डिक्रीज हो जाएगा। रूल्स के हिसाब से डिक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। तो हमारी एंट्री बन गई जर्नल के हिसाब से। हमें बैंक को डेबिट करना है और कैश को क्रेडिट करना है। तो हम जर्नल में जाएंगे, डेबिट की पोजीशन पे बैंक लिखेंगे और उसके आगे डेबिट के कॉलम में लिखेंगे 50,000, और क्रेडिट की पोजीशन पे कैश लिखेंगे और उसके आगे कैश के कॉलम में लिखेंगे 50,000। नरेशन में लिखेंगे टू रिकॉर्ड डिपॉजिट ऑफ कैश इनटू बैंक। इसके बाद एक और ट्रांजेक्शन है अगस्त 4। इसमें ये कह रहे हैं कि परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश 25 एंड ऑन क्रेडिट 40। मर्चेंडाइज खरीदी। अब मर्चेंडाइज परचेज करने के लिए हम टाइटल क्या यूज करते हैं, परचेजेस। ठीक है, और ये सामान हमने कैसे खरीदा, कुछ कैश पे और कुछ ऑन क्रेडिट यानी ऑन अकाउंट यानी उधार पे। तो हमने इसके पैसे बाद में देने हैं, ये अकाउंट्स पेबल कहलाएगा। तो परचेज हमारी टोटल परचेजिंग कितने की हुई, हमने मर्चेंडाइज खरीदी है कैश पे 25 की और क्रेडिट 40 की। तो 25 और 40 मिलाइए तो 65,000 रुपीज बनते हैं। और कैश हमारे पास से, अच्छा इस पर रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करेंगे। परचेज हमारा एक्सपेंस है, जितनी हम परचेजिंग करेंगे उतना हमारा एक्सपेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, जितनी आप परचेजिंग करें, चाहे कैश पे करें चाहे ऑन क्रेडिट करें, परचेजेस जितनी करेंगे एक्सपेंस आपका बढ़ेगा। एंड इंक्रीज इन एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट। इसके बाद आपने कुछ सामान कैश पे खरीदा तो आपने कैश पे कर दिया। जब कैश आपने पे किया तो कैश आपके पास से डिक्रीज हो गया। अब रूल्स ये कहते हैं डेबिट क्रेडिट के कि डिक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। ठीक है, आपके पास से कैश कम हो गया। कैश की अमाउंट कितनी हमारे पास कम हो गई, 25,000। इसी तरह कुछ सामान हमने उधार पे खरीदा, लाइबिलिटी हमारे ऊपर बढ़ गई। ठीक है, अब इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट, तो हमने उसको 40,000 रुपीज से क्रेडिट साइड पे लिखना होगा। तो हमारी एंट्री तैयार हो गई जर्नल के हिसाब से। हमने फैसला कर लिया कि परचेजेस को डेबिट करना है। हम जर्नल में जाएंगे पर्टिकुलर्स के कॉलम में और डेबिट की पोजीशन पे लिखेंगे परचेजेस, उसके आगे डेबिट के कॉलम में लिखेंगे 65,000। फिर हम क्रेडिट पे जाएंगे, क्रेडिट की पोजीशन पे लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में क्रेडिट की जगह पे लिखेंगे कैश और उसके आगे क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे 25। फिर दूसरा क्रेडिट है अकाउंट्स पेबल और उसके आगे क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे 40,000 रुपीज। ये हमारी एंट्री तैयार हो गई। नरेशन में लिखेंगे टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ मर्चेंडाइज फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन है जो कि अगस्त की 10 को है। अगस्त की 10 में क्या हो रहा है, सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। कुछ सामान कैश पे बेचा और कुछ सामान हमने उधार पे बेचा। अकाउंट रिसीवेबल बेटा लायबिलिटी नहीं होती, अकाउंट रिसीवेबल एसेट होता है। ठीक है, अभी इस ट्रांजैक्शन में आ रहा है अकाउंट रिसीवेबल का मतलब जो लेने वाले पैसे हैं वो हमारा एसेट है। हर उधार लायबिलिटी नहीं होती, उधार पे खरीदेंगे तो लायबिलिटी होगी, उधार पे बेचेंगे तो एसेट होगा। ये तो हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट है। सो मर्चेंडाइज फॉर कैश, कुछ सामान हमने कैश पे बेचा। अब कैश हमारा एसेट है, इंक्रीज हुआ। कुछ सामान हमने उधार पे बेचा, दैट इज कॉल्ड अकाउंट्स रिसीवेबल। ठीक है, और मर्चेंडाइज बेचने को हम क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम गौर करेंगे, हमने सामान कैश पे बेचा
कैश हमारे पास आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है कितने से, 12,000 से। और मर्चेंडाइज का मतलब उधार पे जो बेची हैं, अकाउंट रिसीवेबल। अच्छा, कैश हमारा एसेट है, कस्टमर ने हमें कैश दिया, इंक्रीज हो रहा है, उसको डेबिट पे लिखना है। इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल भी हमारा एसेट है, जितना हम उधार पे बेचेंगे ये एसेट बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो डेबिट साइड पे जाएगा। और इसकी अमाउंट है हमारे पास उधार वाले की 25,000। सेल हमारा रेवेन्यू है, जितना हम सेल करेंगे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। इंक्रीज इन रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट, हम उसको क्या कर देंगे, 37,000 से क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद एक और ट्रांजैक्शन है अगस्त की 18 को। ये कह रहे हैं कि पे टू सप्लायर बाय चेक 13,000 एट पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट का कंसेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर भी, जनरल के अंदर भी, कि हम फुल पेमेंट नहीं कर रहे, पार्शियल पेमेंट कर रहे हैं, बाकी अमाउंट अब बाद में पे करेंगे। तो सप्लायर से मुराद क्या होती है, अकाउंट्स पेएबल। और हम जो चेक देंगे तो उसके नतीजे में वो हमारे बैंक से पैसे निकाल के ले जाएगा। तो अकाउंट्स पेएबल हमारी लायबिलिटी है। जब आप लायबिलिटी को पे ऑफ करोगे, लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। जब उधार पे सामान खरीदते हैं तो बर्डन ऑफ लायबिलिटी इंक्रीज होता है, और जब उस उधार को पे ऑफ कर देते हैं तो बर्डन ऑफ लायबिलिटी डिक्रीज हो जाता है। तो डिक्रीज इन लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट एज पर द रूल्स 13,000 से। उसके बाद आपने बैंक से जरिए पेमेंट की है, बैंक बैलेंस भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। अब बैंक आपका एसेट है, जब एसेट डिक्रीज होगा तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 13,000 रुपीज। तो हमारी एंट्री बन गई, हमें डेबिट पे लिखना है अकाउंट्स पेबल को, क्रेडिट पे लिखना है बैंक को। तो हम जनरल में जाएंगे, पर्टिकुलर उसके कॉलम में डेबिट की पोजीशन पे लिखेंगे अकाउंट्स पेबल, और उसके आगे डेबिट के कॉलम में लिखेंगे 13,000 का अमाउंट। फिर हम जाएंगे अगली लाइन में क्रेडिट की पोजीशन पे लिखेंगे बैंक, और उसके आगे हम लिख देंगे अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में 13,000 रुपीज। उसके बाद एक आखिरी ट्रांजेक्शन है इस क्वेश्चन की। ये कह रहे हैं कि रिसीव कैश 12,000 एज पार्ट पेमेंट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर। हमें क्या रिसीव हुआ, हमें कैश रिसीव हुआ। और ये जो कैश रिसीव हुआ ये कहाँ से हुआ, ये क्रेडिट कस्टमर से हुआ। क्रेडिट कस्टमर्स मींस हमें अकाउंट रिसीवेबल के बदले पैसे मिले। ठीक है, अब आप इस पर गौर कीजिए कि कैश हमें मिल रहा है कस्टमर की तरफ से, इंक्रीज हो रहा है, इसको हम डेबिट करेंगे। और कस्टमर से जो लेने वाले पैसे हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं। अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट है, जितना हमें कस्टमर पैसे दे देगा उससे लेने वाला अमाउंट हमारा डिक्रीज हो जाएगा, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री क्या बन रही है, डेबिट पे कैश और क्रेडिट पे अकाउंट्स रिसीवेबल। हम जनरल में बाकायदा रिस्पेक्टिव पोजीशंस पे अपने रिस्पेक्टिव कॉलम में उसको लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा एक सवाल कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने प्रैक्टिस की थी कि है बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन की, सेल, परचेज, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, पेमेंट टू सप्लायर। ये सारे ट्रांजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जनरल में हमेशा आपको ये ट्रांजेक्शन मिलेंगी, इसलिए इसकी भरपूर प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर ये चीज़ें आपको ऑनलाइन क्लासेस में भी समझ में नहीं आ रही, तो कल मैंने आपको बताया था कि आप जो है अगर ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे पास आप कॉमर्स के तमाम सब्जेक्ट्स की ट्यूशन ज्वाइन कर सकते हैं। अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैथ एंड पीओसी, चारों सब्जेक्ट्स हम आपको इंशाल्लाह कवर करा देंगे बहुत ही नॉमिनल, सबसे कम फीस में इंशाल्लाह। कराची बोर्ड के एग्जामिनर और इंशाल्लाह बहुत अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स की मदद से ये तैयारी हम आपको कराएंगे इंशाल्लाह। सबसे कम फीस पे सबसे बेहतरीन टीचर्स इंशाल्लाह हम आपको प्रोवाइड करेंगे गुलशन हदीद के। अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए बेटा, और जो बच्चे क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द मुझसे रब्ता करें, ताकि मैं ग्रुप की फॉर्मेशन करके और आपका टाइम जो है वो अलॉट कर दूँ। सेकेंड ईयर की मैंने क्लासेस फुल फ्लैज स्टार्ट कर दी हैं, फिजिकल क्लासेस, एंड फर्स्ट ईयर की क्लासेस की अभी रजिस्ट्रेशन जारी है। अब आप देखिए अगला सवाल, एग्जाम्पल नंबर 11, कंपाउंड ट्रांजेक्शन। अच्छा, अब एग्जाम्पल नंबर 11 के अंदर आपको
कुछ ट्रांजेक्शन्स दी गई हैं जिसकी आपने जर्नल एंट्री बनानी है। September 1, मिस्टर सुल्तान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ 1 लाख, इक्विपमेंट ऑफ 20,000 एंड सप्लाईज वर्थ 30,000। यहाँ पर एक ओनर मिस्टर सुल्तान अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 3 एसेट्स को लेके आए हैं बिजनेस के अंदर। नंबर 1 कैश, नंबर 2 इक्विपमेंट या ऑफिस इक्विपमेंट भी आप उसको कह सकते हो, और दूसरा सप्लाईज या ऑफिस सप्लाईज भी आप उसको कह सकते हो। ये सारी चीज़ें ओनर ने खुद इन्वेस्ट की हैं, तो ये कैपिटल की अमाउंट भी बनेगी। तो यहाँ पर हम इसका अगर एनालिसिस करेंगे वर्बली, तो कैश हमारा एसेट है, हमारे बिजनेस को कैश मिल रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट, हम इसको डेबिट करेंगे। कैश का अमाउंट है 100,000। उसके बाद इक्विपमेंट हमारे बिजनेस का एसेट है, इंक्रीज हो रहा है 20,000। उसके बाद सप्लाईज हमारे बिजनेस का एसेट है, इंक्रीज हो रहा है 30,000। और मिला के उस ओनर की जो इन्वेस्टमेंट है बिजनेस के अंदर, अच्छा ये सारे एसेट्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये बात हम सबको पता है। इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट, सबको हम तीनों को डेबिट करेंगे। और उसके बाद ये सारे अमाउंट मिलके ओनर का कैपिटल बना रही हैं, तो ये बात हमें पता चल चुकी है, अब तक प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। इंक्रीज इन कैपिटल इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट, हम कैपिटल को कर देंगे क्रेडिट 1,50,000 रुपीज के ऊपर। आगे चलते हैं। एक और ट्रांजैक्शन हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो कह रहे हैं कि डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक रुपीज 40,000, 40,000 रुपए से हमने अपने बैंक में कैश जमा किया। ये बड़ी कॉमन सी ट्रांजैक्शन हो गई, हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया। बैंक हमारा एसेट है, और जितना हम बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करेंगे हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट। सेकेंडली, एक हमारा एसेट है कैश जो हमारे पास से जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। ठीक है, जर्नल में जाएंगे, डेबिट की पोजीशन पे लिखेंगे बैंक, और उसके आगे बैंक के कॉलम में लिखेंगे 40,000। फिर हम जर्नल में जाएंगे, क्रेडिट की पोजीशन पे लिखेंगे कैश, और कैश के आगे क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे 40,000। नरेशन में लिखेंगे टू रिकॉर्ड डिपॉजिट ऑफ कैश इनटू बैंक। एक और ट्रांजैक्शन आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। ये कह रहे हैं कि September 4, परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट, कुछ मर्चेंडाइज कैश पे खरीदी और कुछ उधार पे खरीदी। ये ट्रांजैक्शन हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं अभी। परचेजेस कैश पे और परचेजेस ऑन क्रेडिट यानी ऑन अकाउंट यानी उधार पे। इसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। परचेज हमारा एक्सपेंस है, जितना हम परचेजिंग करेंगे एक्सपेंस हमारा इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट, उसको हम डेबिट कर देंगे। हमारी जो टोटल परचेजिंग है वो कितनी है, कैश पे 20,000 की और ऑन क्रेडिट 30,000 की। 30 एंड 20 मिला के हमारे 50,000 रुपीज़ का परचेजेस बन गया। सेकेंड चीज़, हमारे पास कैश है, हम कैश पे कर रहे हैं, कैश हमारे पास से जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो रूल्स के हिसाब से डिक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट, हम 20,000 से कैश को क्रेडिट कर देंगे। तीसरी चीज़ है, हमारे ऊपर लाइबिलिटी आ रही है, उधार पर जब आप कुछ चीज़ खरीदोगे बर्डन ऑफ लाइबिलिटी आपके ऊपर इंक्रीज करेगा। इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट, जिसका अमाउंट हम लेंगे 30,000 रुपीज़। तो जर्नल में हम जाएंगे, डेबिट की पोजीशन पे लिखेंगे परचेजेस, उसके आगे डेबिट के कॉलम में आएगा 50,000, और क्रेडिट सेकंड लाइन में क्रेडिट की पोजीशन पे लिखेंगे, लाइन से थोड़ा सा इंडेंट करके कैश लिखेंगे, और दूसरी जो क्रेडिट की चीज़ है वो अकाउंट्स पेबल है। कैश के आगे क्रेडिट में 20 और अकाउंट्स पेबल के आगे क्रेडिट में 30,000 लिखेंगे। नरेशन में लिखेंगे टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट एंड ऑन कैश। उसके बाद एक और ट्रांजैक्शन है, September 9,
परचेज ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट, ऑफिस फर्नीचर खरीदा और कैसे खरीदा, उधार पे खरीदा। ऑफिस फर्नीचर हमारा एसेट है, हमने परचेज किया, हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट। सेकेंडली हमने उधार पे खरीदा है, ऑन क्रेडिट परचेज किया है तो उसके पैसे हम बाद में देंगे, दैट इज कॉल्ड अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी जब बढ़ेगी तो कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड पे जाएगी। तो ऑफिस फर्नीचर को हम जर्नल में लिखेंगे डेबिट की पोजीशन पे, उसके आगे डेबिट के कॉलम में लिखेंगे 10,000 और हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स के कॉलम में क्रेडिट की पोजीशन पे अकाउंट्स पेबल और उसके आगे क्रेडिट की कॉलम में लिखेंगे 10,000 रुपीज़। नरेशन में लिखेंगे टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट। जी बेटा, यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को? ये तमाम ट्रांजैक्शन हम बार बार पढ़ चुके हैं, बार बार हम लोग देख चुके हैं इसको। आगे चलते हैं। सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट, कुछ सामान कैश पे बेचा, कुछ उधार पे बेचा। जो सामान कैश पे बेचा तो उसमें हम कैश को डेबिट करेंगे, जो क्रेडिट पे सेल किया तो कस्टमर से पैसे लेने हैं वो अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट में जाएगा, और मर्चेंडाइज सेल करना सेल्स के अकाउंट में जाएगा। तो कैश आपका एसेट है, अकाउंट्स रिसीवेबल आपका एसेट है। आपने कैश पे सामान सेल किया, कस्टमर ने आपको कैश दिया, कैश आपके पास इंक्रीज हो गया, उसको डेबिट करेंगे, अमाउंट आपका होगा 10,000। इसी तरह कस्टमर को आपने उधार पे सामान बेचा, उससे लेने वाले पैसे बढ़ गए, एसेट इंक्रीज हो गया, उसको आप कर दोगे डेबिट। इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट। और आपकी जो सेल, आपका रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज हुआ। जितना मर्चेंडाइज सेल करोगे, चाहे कैश पे सेल करो चाहे क्रेडिट पे सेल करो, रेवेन्यू आपका बढ़ेगा। इंक्रीज इन रेवेन्यू रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। आपका जो रेवेन्यू का टोटल अमाउंट बना वो 25,000 रुपीज बना। ठीक है, जब हम सेल करते हैं तो हमारे इस बात से ताल्लुक नहीं है कि वो कैश पे सेल कर रहे हैं क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पे टू सप्लायर बाय चेक, सप्लायर को हमने चेक के जरिए पेमेंट की। सप्लायर का अकाउंट मैं आपको बता चुका हूँ, अकाउंट्स पेबल होता है और चेक आपका बैंक में जाएगा। तो ये बात हमने सीखी थी कि जितना हम उधार पे खरीदेंगे हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, और जब उस अमाउंट को हम पे ऑफ कर देंगे तो वो बर्डन ऑफ लाइबिलिटी हमारे ऊपर से डिक्रीज हो जाएगा। तो इस वक्त इस ट्रांजेक्शन के अंदर हम अकाउंट्स पेबल को पे ऑफ कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट। सिमिलरली आपका एसेट भी डिक्रीज हो रहा। जब आप किसी को चेक लिख के देंगे अपने अकाउंट का, वो जाएगा आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेगा, आपका बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। बैंक आपका एसेट है, तो डिक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट, हम उसको क्रेडिट कर देंगे। अब आपके जर्नल में एंट्री बन चुकी है। आप जर्नल में जाएंगे, पर्टिकुलर्स के कॉलम में जाएंगे, डेबिट की पोजीशन पे लिखेंगे अकाउंट्स पेबल, क्रेडिट की पोजीशन पे लिखेंगे बैंक। तो अकाउंट्स पेबल के आगे डेबिट में लिखेंगे 13,000 और बैंक के आगे क्रेडिट में लिखेंगे 13,000। नरेशन में लिखेंगे टू रिकॉर्ड पेमेंट टू सप्लायर बाय चेक। इसी तरह एक और ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में, ये ट्रांजैक्शन बार बार कराने का मकसद ये कि बड़ी प्रोमिनेंट ट्रांजैक्शन है, हर जनरल के सवाल में इस तरह की ट्रांजैक्शन आपको मिलेंगी। अब वो कहने के रिसीव कैश 5,000 एज पार्ट पेमेंट फ्रॉम द क्रेडिट कस्टमर, हमें कस्टमर ने कैश दिया, हमें कैश मिला, और क्रेडिट कस्टमर मीन्स उसका टाइटल ऑफ अकाउंट क्या होगा, अकाउंट्स रिसीवेबल होगा। अकाउंट्स रिसीवेबल के बदले हमें कैश मिला। अब कैश हमारा एसेट है, हमें मिला, एसेट जब बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड पे जाएगा, और कस्टमर से लेने वाले पैसे डिक्रीज हो गए, तो डिक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। तो हम जर्नल में जाएंगे, पर्टिकुलर्स के कॉलम में लिखेंगे डेबिट की पोजीशन पे कैश, और उसके आगे डेबिट के कॉलम में लिखेंगे अमाउंट 5,000, और फिर सेकेंड लाइन में क्रेडिट की पोजीशन पे लिखेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल, और उसके आगे क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे
₹5,000। नरेशन में लिखेंगे टू रिकॉर्ड कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर। जी बेटा, यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? खाली हमारी प्रैक्टिस चल रही है। ये तमाम ट्रांजेक्शन ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, इसके अंदर कोई न्यू चीज़ नहीं है, कोई नया कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं है। आगे चलिए। एग्जाम्पल नंबर 12 आपके स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। ये ट्रांजेक्शन्स आपको गिवन है डिफरेंट, जिसकी हमें यहाँ पर जर्नल एंट्रीज जो है तैयार करनी है। Mr. Hussain invested cash in the business 40,000, equipment 5, furniture 15। अब आप देखें, एक बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में 3 एसेट इन्वेस्ट किए, कैश, ऑफिस इक्विपमेंट या इक्विपमेंट, और उसके बाद तीसरा जो एसेट है वो है फर्नीचर, और ये तमाम चीज़ें ओनर की तरफ से आई हैं तो ये कैपिटल बनाएंगी। जी, तो सबसे पहले अगर आप गौर करेंगे, इस ट्रांजेक्शन को एनालाइज करेंगे अंडर एंटिटी प्रिंसिपल, ओनर ने हमारे बिजनेस को कैश दिया, हमारे बिजनेस के पास वो कैश इंक्रीज हो गया। इसी तरह ओनर ने अपनी तरफ से हमें इक्विपमेंट दिया, इक्विपमेंट हमारा एसेट है, हमें मिला, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट। फर्नीचर दिया, फर्नीचर भी हमारा एसेट है, हमें मिला, इंक्रीज हुआ, डेबिट। और ओनर की जो इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल है, जितना ओनर इन्वेस्टमेंट करेगा उतना ओनर का कैपिटल बढ़ेगा, इंक्रीज इन कैपिटल इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। तो यहाँ पे हम जो अमाउंट्स लिखेंगे, कैश में लिखेंगे डेबिट साइड पे 40,000, इक्विपमेंट के आगे डेबिट के कॉलम में लिखेंगे 5,000, और फर्नीचर के आगे लिखेंगे 15,000। तो हमारे ओनर की जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो उसका कैपिटल बनाएंगे। तो उसका कैपिटल जो बना वो टोटल एसेट्स के इक्वल, यानी कि 60,000 का उसका कैपिटल बनेगा। तमाम एंट्रीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं है। आगे चलिए, जुलाई 4 की एक ट्रांजैक्शन आपके सामने नज़र आ रही होगी। जुलाई 4 में कहा जा रहा है कि कैश वॉज बैंक्ड। बैंक्ड मीन्स उसको बैंक में जमा कर लिया गया। तो कभी कभी ऐसी लैंग्वेज भी इस्तेमाल होती है कि कैश वॉज बैंक्ड मीन्स कैश वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो आपने बैंक में कैश डिपॉजिट कर दिया। बैंक आपका एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा, और कैश आपका एसेट है, आपके पास से जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। तो आप जनरल में जाएंगे, डेबिट की जगह लिखेंगे बैंक, क्रेडिट की जगह पे लिखेंगे कैश, बैंक के आगे डेबिट के कॉलम में लिखेंगे 15,000, और कैश के आगे क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे 15,000 रुपीज। नरेशन न्यू बनेगी टू रिकॉर्ड डिपॉजिट ऑफ कैश इनटू बैंक। एक और ट्रांजेक्शन देखिए, जुलाई 5। जुलाई 5 में आपको बताया जा रहा है कि परचेज मर्चेंडाइज फॉर 25,000, out of which paid cash 5,000 and issued a note for the balance। ये बात हमने डिस्कस की थी अकाउंटिंग के शुरू में कि हम किसी को इन राइटिंग प्रॉमिस भी कर सकते हैं कि ये पैसे हम आपको बाद में देंगे। इस तरह का जब आप प्रॉमिस करते हैं दैट इज कॉल्ड नोट्स पेएबल। तो इस ट्रांजेक्शन में हमने किसी सप्लायर के साथ रिटन प्रॉमिस किया है कि ये पैसे हम उसको बाद में पे करेंगे। तो इस वक्त ये हमारे लिए क्या कहलाएगा? लायबिलिटी। और इस लायबिलिटी का नाम अकाउंट्स पेबल नहीं होगा बल्कि नोट्स पेबल होगा। वो ब्रैकेट में क्वेश्चन में लिख भी दिया उन्होंने। अब आप देखिए, इस क्वेश्चन पे गौर करें कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे मर्चेंडाइज परचेज कर रहे हैं, ठीक है। मर्चेंडाइज परचेज करने को क्या कहते हैं? टाइटल ऑफ अकाउंट क्या होता है? परचेजेस। सेकेंडली, हम कुछ कैश पे खरीद रहे हैं और कुछ हम उधार पे खरीद रहे हैं, तो अकाउंट्स पेएबल का वर्ड भी आएगा यहाँ पे।
ठीक है जी, कैश हमारा एसेट है, हमें सॉरी परचेज हमारा, पहले परचेज की बात कर लेते हैं। परचेज हमारा एक्सपेंस है और हम मर्चेंडाइज खरीद रहे हैं तो हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। मर्चेंडाइज की टोटल अमाउंट कितनी हो गई? 25,000 रुपीज। सेकेंडली, आप उस 25,000 में से आउट ऑफ विच, यानी उस 25,000 में से आपने 5,000 का कैश दिया। 25,000 में से आपने 5,000 का कैश पे कर दिया, तो बाकी जो बचे 20,000 उसको हम कहते हैं बैलेंस अमाउंट। उस 20,000 के बैलेंस के लिए आपने नोट इशू किया, तो इस वक्त आपके पास से कैश हमारा एसेट है, डिक्रीज हो रहा है, हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं, हम उसको क्रेडिट पे शो कर देंगे। सेकेंडली, हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी बढ़ रही है जिसका नाम यहाँ पे मैंने लिखना है, सॉरी मैंने गलती से अकाउंट्स पेबल लिख दिया, नोट्स पेबल। क्वेश्चन में बकायदा मेंशन किया गया है कि उसका नाम होगा नोट्स पेबल। ठीक है, नोट्स पेबल भी अकाउंट्स पेबल की तरह आपकी लाइबिलिटी है, बर्डन है। जितना आप नोट्स इशू करेंगे, पेमेंट के प्रोमिस करेंगे, उतना आपके ऊपर लाइबिलिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। कितनी लाइबिलिटी बने आपके ऊपर? 20,000 की लाइबिलिटी। उससे जो बैलेंस का वर्ड यूज किया है, बैलेंस का मतलब वो रिमेनिंग अमाउंट, यानी 25 में से आपने 5 तो पे कर दिए, बाकी जो रिमेनिंग 20,000 है वो आपने पे करना। ठीक है, एनी कंफ्यूजन विद दैट? आगे चलते हैं, एक और सवाल, एक और ट्रांजेक्शन है। इस पे लिखा हुआ है सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट टू मिस्टर जहांगीर। जहांगीर को हमने उधार पे सामान बेचा। अब इसको हम कहेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल, कस्टमर से पैसे लेने हैं। अच्छा, जहाँ पे वो कस्टमर का नाम दे तो ब्रैकेट में उसका नाम भी लिखा करें। अगर अकाउंट्स रिसीवेबल के आगे कस्टमर का नाम दिया तो ब्रैकेट में उसका नाम लिखेंगे। इसी तरह अगर सप्लायर का नाम गिवन होगा तो अकाउंट्स पेबल के आगे उसका नाम मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर इस वक्त हम क्या करेंगे, अकाउंट्स रिसीवेबल के आगे ब्रैकेट में मिस्टर जहांगीर का नाम भी मेंशन करेंगे, और जहांगीर को हमने मर्चेंडाइज सेल किया तो ये हमारे लिए सेल्स भी है। अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट है, जितना हम उधार पे खरीदेंगे कस्टमर से, लेने वाला अमाउंट, रिसीवेबल अमाउंट हमारा इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट। अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट है, जितना हम उधार पे बेचेंगे वो एसेट हमारा इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट, तो हम अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे। सेकंड थिंग, सेल्स हमारा रेवेन्यू है, जितना हम उधार पे बेचेंगे या कैश पे बेचेंगे उतना हमारा रेवेन्यू इंक्रीज करेगा। तो रूल्स के हिसाब से इंक्रीज इन रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट, तो हम यहाँ पर सेल्स को कर देंगे क्रेडिट। हमारी एंट्री जनरल जनरल के हिसाब से तैयार हो गई। हम जनरल जनरल में जाएंगे, डेबिट पे लिखेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल, क्रेडिट की पोजीशन पे लिखेंगे सेल्स। अकाउंट रिसीवेबल के आगे डेबिट के कॉलम में लिखेंगे 28,000 और सेल्स के आगे क्रेडिट के कॉलम पे लिखेंगे 28,000 रुपीज। अगले ट्रांजेक्शन है withdrew cash 1,300 and merchandise 700 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए जो चीज इस्तेमाल निकाली जाती है उसको हमने डिस्कस किया था पहले भी, उसको हम कहते हैं ड्राइंग। ड्राइंग हमारा कॉन्ट्रा कैपिटल है, कैपिटल जब बढ़ता है तो क्रेडिट, और कैपिटल का कॉन्ट्रा अकाउंट जब बढ़ेगा तो वो जाएगा डेबिट। तो हमने बिजनेस में से टोटल 2,000 की ड्राइंग की है, 2,000 रुपीज की हमने ड्राइंग की है। सेकेंडली, हमारे बिजनेस से क्या निकला? कैश। कैश हमारा एसेट है, निकल गया बिजनेस से, तो ड्रॉ हो गया, तो कैश का लेवल हमारे पास से डिक्रीज हो गया। एक बार डिक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। हमने कितना कैश निकाला? 1,300। साथ ही साथ हमने मर्चेंडाइज में ड्रॉ की, तो मर्चेंडाइज हमने किस अकाउंट में रिकॉर्ड की हुई थी? परचेजेस के अकाउंट में रिकॉर्ड की हुई थी। परचेजेस हम हमारे बिजनेस से निकल गया, परचेजेस हम हमारे बिजनेस का एक्सपेंस नहीं रहा, हमारे बिजनेस से डिक्रीज हो गया। डिक्रीज इन एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। ठीक है जी, डिक्रीज इन एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। अमाउंट कितना हुआ परचेजेस का? 700। आपकी जर्नल जनरल की एंट्री तैयार हो गई। आप जर्नल जनरल में जाओगे
और सबसे पहले क्या लिखोगे, डेबिट की पोजीशन पे लिखोगे ड्राइंग, उसके आगे लिखोगे डेबिट के कॉलम में 2000, फिर हम लिखेंगे क्रेडिट की पोजीशन पे कैश, और कैश के आगे लिखेंगे क्रेडिट के कॉलम में 1300, परचेजेस के आगे क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे 700, नरेशन में लिखेंगे to record withdrawal of cash and merchandise by the owner। अगली ट्रांजेक्शन हमारे पास है जनाब, पेड स्कूल फीस ऑफ द सन ऑफ मिस्टर हुसैन द ओनर 3500। तो ये बात हमने डिस्कस की थी, जो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे वो भी आपके ड्राइंग का पार्ट होते हैं। तो ड्राइंग आपकी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, जितना आप ड्राइंग करोगे ड्राइंग को डेबिट करोगे, और आप कैश निकाल रहे हो, कैश की सूरत में पेमेंट कर रहे हैं। कैश हमारे बिजनेस का एसेट है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो जर्नल में एंट्री बन गई ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट 3500 से नरेशन में लिख देंगे टू रिकॉर्ड ड्राइंग मेड बाय द ओनर। उसके बाद जुलाई 16 लिखा हुआ है पेड शॉप रेंट 2000। ठीक है जी, रेंट हमने पे कर दिया, तो रेंट हमारे बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, और हमने पे कर दिया तो कैश। अब आप देखिए कि एक्सपेंस हमारे जितने इनकर्ड होंगे, जितने होंगे इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है जी, जितना आप एक्सपेंसेस इंकर्ड करेंगे उतना एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड बाय डेबिट, उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे। और आपने कैश अपने सप्लाई लैंडलॉर्ड को पे कर दिया, कैश चला गया, डिक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। तो रेंट एक्सपेंस डेबिट एंड कैश हमारे पास हो गया क्रेडिट। इसके बाद अगली ट्रांजेक्शन है रिसीव 9000 फ्रॉम ए क्रेडिट कस्टमर मिस्टर जहांगीर। जहांगीर साहब ने आपको पैसे दे दिए, कितने पैसे दिए, 9000 दिए। ठीक है, कैश आपको रिसीव हो गया, कहाँ से रिसीव हुआ, कस्टमर की तरफ से, यानी अकाउंट रिसीवेबल ब्रैकेट में लिखिएगा जहांगीर। कैश हमारा एसेट है, हमें कस्टमर ने कैश दे दिया, कैश हमारे पास इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट। और हमने अपने कस्टमर से जो पैसे लेने थे, जितना हमने पैसे लेने थे वो पैसे मिल गए, अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। तो हम जहांगीर साहब के अकाउंट रिसीवेबल को कर देंगे क्रेडिट। इस तरीके से हमारे जर्नल की एंट्री तैयार हो गई। डेबिट पे आएगा कैश और क्रेडिट पे आएगा अकाउंट्स रिसीवेबल। नरेशन में लिखेंगे टू रिकॉर्ड रिसिट या टू रिकॉर्ड कलेक्शन फ्रॉम मिस्टर जहांगीर, या खाली कस्टमर का नाम लिख दें टू रिकॉर्ड कैश कलेक्शन फ्रॉम द कस्टमर, तो भी आपके लिए सही है। तो बेटा आज का लेक्चर हमारा अपने अख्ताम को पहुंचता है। आज के लेक्चर में हमने जनरल के चैप्टर को मजीद उसकी प्रैक्टिस की, और जितने प्रोमिनेंट नॉर्मल और जनरल केसेस हैं वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगले लेक्चर में, जो इंशाल्लाह मंडे को होगा, हम चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका ताल्लुक जनरल से ही है। जनरल का ये मतलब नहीं है कि हमारा चैप्टर खत्म हो गया तो हम इसको भूल जाएंगे, नहीं। हमारा जो अगला चैप्टर है जनरल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, उसके अंदर दोबारा जनरल को हमें पढ़ना है। ये मत समझिएगा कि ये चैप्टर खत्म हो गया, ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम एक और एडिशन करेंगे जिसको हम जनरल लेजर्स कहते हैं। तो जनरल लेजर्स के अंदर भी ये सारे जनरल वाले कॉन्सेप्ट्स ही अप्लाई होंगे। इन कंसेप्ट्स को भूलना नहीं है, इन कंसेप्ट्स को आपने बार बार रिवाइज करना है, तब जाके आप अगला चैप्टर इंशाल्लाह पढ़ने के काबिल होंगे। तो यहाँ पर मैं इंशाल्लाह अपना लेक्चर ख़त्म करता हूँ, और अगली क्लास में इंशाल्लाह हम एक नया टॉपिक जो है वो